स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। आज बड़ी बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बड़े फैसले को लेकर करेंगे। पानी पर टैक्स को लेकर बड़ा डिसीजन यहां मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से लिया गया है। अधिकारियों को नया एक्ट बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। आखिरकार किस मकसद से, ये जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। दूसरी बड़ी बात उन कर्मचारियों से जुड़ी करेंगे जिनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म हो गया है या जो मांग उठा रहे हैं कि पहले की तरह ही व्यवस्था रखी जाए, 2 बार वर्ष में रेगुलर किया जाए कर्मचारियों को। उन पर भी आवाज उठाई गई है। एक तरह से आवाज बुलंद होती हुई इस मुद्दे पर नजर आई है। कैसे, ये भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। तीसरी बड़ी बात यहाँ 4 दिन के दौरे को लेकर करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 4 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। अगले 4 दिन कहाँ रहेंगे ये भी जानकारी बिल्कुल हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 4 दिन तक मौसम साफ बना रहेगा। लेकिन इसी बीच जिला कुल्लू में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दरअसल ये भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.3 आंकी गई है। आज दोपहर करीब 12:02 पर वहां भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिस वजह से सभी लोग अपने घरों से बाहर निकल गए थे। हालांकि जो गहराई है वो 3.3 किलोमीटर तक की मानी जा रही है और ये भूकंप का केंद्र मंडी में है। लेकिन जिला कुल्लू में इसका खास असर देखने के लिए मिला क्योंकि सबसे ज़्यादा झटके वहां पर महसूस किए गए। लेकिन नुकसान कोई जान माल का नहीं हुआ है, केवल झटके ही महसूस किए गए, ये ज़रूर हम आपको बताना चाहेंगे। दूसरी बड़ी बात स्कूल शिक्षा बोर्ड से रिलेटेड करना चाहेंगे क्योंकि स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने एक बड़ा फैसला लिया है और ये काफ़ी ज़्यादा हितकारी उन छात्रों के लिए साबित होने वाला है जिनका प्रमाण पत्र खो गया होगा। 10वीं और 12वीं की अगर मार्कशीट आप लोगों की खो गई है तो अब 24 घंटे के भीतर भी वो स्कूल शिक्षा बोर्ड से मिल जाएगी। पहले इसके लिए कई यत्न करने पड़ते थे, कई प्रयास करने पड़ते थे और न जाने कितने दिन लग जाया करते थे। लेकिन अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा ऐसे छात्रों को जिनकी 10वीं और जमा की मार्कशीट गुम हो गई है, यानी कि 10वीं और जमा का जो सर्टिफिकेट होता है, जमा 2 का जो सर्टिफिकेट रहता है, यदि वो गुम हो गया है तो बिल्कुल उसके लिए वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं और सर्टिफिकेट 24 घंटे के भीतर मिल भी जाएगा। ऐसे बहुत सारे छात्र रहते हैं जिनका सर्टिफिकेट ख़राब हो जाता है या फिर ये डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाते हैं या दीमक लग जाती है, तो अब यहाँ 24 घंटे के भीतर अप्लाई करने के बाद ये उन्हें मिल पाएगा और ये डुप्लीकेट सर्टिफिकेट 24 घंटे के भीतर दिया जाएगा स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से और ठीक 2 सप्ताह बाद दोबारा से ये सर्टिफिकेट भी छात्रों को मिल सकता है। लेकिन यदि किसी छात्र का 10वीं और 12वीं की ये मार्कशीट खो गई है तो उन्हें पहले एफिडेविट में इसका बनवाना होगा और इन्फॉर्मेशन देनी होगी आगे न्यूज़पेपर में भी। उसके बाद ज़रूर उन्हें 1 से 2 सप्ताह के भीतर ये मार्कशीट प्रोवाइड करवा दी जाएगी और यदि एमरजेंसी है, तुरंत प्रभाव से चाहिए तो 24 घंटे के भीतर भी ये 10वीं और जमा 2 के सर्टिफिकेट्स उन्हें दे दिए जाएंगे और ये डाक के माध्यम से भी सुविधा रखी गई है। देखिए, यूं तो 1200 रुपये शुल्क लगेगा अगर 2 हफ्ते के भीतर आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए और डाक के माध्यम से चाहिए तो और जल्दी मिलेगा, लेकिन 1800 रुपये इसके लिए शुल्क रखा गया है क्योंकि देखिए आपका रिकॉर्ड होगा बिल्कुल यहाँ स्कूल शिक्षा बोर्ड के पास। अब लेकिन इसमें परेशानी ये रहती थी कि समय काफ़ी ज़्यादा लग जाया करता था और मान लीजिए ठीक किसी जॉब के इंटरव्यू से पहले या किसी ज़रूरी काम से पहले ये दस्तावेज खो गए हैं तो बिल्कुल अब 24 घंटे के भीतर भी मिल सकेंगे। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट एक तरह से स्कूल शिक्षा बोर्ड प्रोवाइड करवाएगा और गुम हो गया है तो एफिडेविट ज़रूर बनाना होगा, आगे इन्फॉर्मेशन भी पास करनी होगी। लेकिन यहाँ 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट देने में स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से नहीं लगने वाला है। तो ये जानकारी स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से ही दी गई है और अच्छी बात यह है कि 24 घंटे में एक तरह से समाधान ये निकालने वाले हैं। अंशकालीन मल्टीटास्क वर्कर्स पर आना चाहेंगे। पहले डिमांड ये रख रहे थे कि 2 माह से इनका वेतन नहीं मिला है, लेकिन अब शिकायत इनकी ये है कि 12 महीने के बजाय 10 माह का वेतन ही इन्हें क्यों मिलता है। सभी काम इनसे करवाए जा रहे हैं, एक तरह से ऑलराउंडर की भूमिका ये निभाते हैं और इस बार ये दिवाली पर तोहफे की उम्मीद सरकार से कर रहे थे। यही तोहफा इन्हें दे दिया जाए कि 10 के बजाय 12 महीने का वेतन इन्हें मिले।
8,000 के करीब मल्टीटास्क वर्कर स्कूल्स में लगे हैं, सभी तरह की सेवाएं दे रहे हैं। 8 घंटे से ज़्यादा की भी कई बार इनसे सेवाएं ले ली जाती हैं, लेकिन इस बीच मानदेय सिर्फ 5,625 रुपये मिल रहा है। कुछ रोज पहले इन्होंने आवाज़ उठाई थी कि पॉलिसी इनके लिए बना दी जाए, लेकिन पॉलिसी तो बनी नहीं और अभी पिछले 2 माह का वेतन भी कुछ एक जगहों पर अंशकालीन मल्टीटास्क वर्कर्स को नहीं मिला है। अब तीसरी बात यह है कि 10 महीने का क्यों इन्हें 12 महीने का वेतन दिया जाए। स्कूल का जो बाकी स्टाफ है उन्हें 12 महीने का वेतन मिलता है, तो इन्हें इससे फिर दरकिनार क्यों किया जा रहा है। ये दिवाली पर तोहफा इन्हें सरकार देगी, इस तरह की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। देखिए, पोस्ट कोड 903 और 939 के अभ्यर्थियों का ये मानना है कि अफसरशाही की लापरवाही के चलते अभी तक इनकी नियुक्तियां नहीं हो पाई, नौकरियां इनके हाथ नहीं लग पाई है, जबकि यहाँ दस्तावेज मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 2 बार कैबिनेट से स्वीकृति मिल चुकी है फाइनल रिजल्ट घोषित करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी देरी बरती जा रही है। जब भी ये राज्य चयन आयोग जाते हैं, वहां अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काटते हैं, तो इन्हें झूठा सा आश्वासन दे दिया जाता है, आश्वासन देकर टाला जा रहा है। इससे पहले हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन अफसरशाही ने जब वहां इन्हें आश्वासन दिया तो अपनी हड़ताल इन्होंने रोक दी, लेकिन अब क्रमिक अनशन पर ये जाएंगे। चेतावनी ये पोस्ट कोड 903 और 939 के अभ्यर्थियों की ओर से दी जा रही है। इनका मानना है कि यहां दस्तावेज मूल्यांकन हो चुका है, फाइनल रिजल्ट घोषित होने के लिए भी 2 बार स्वीकृति कैबिनेट से मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी देरी बरती जा रही है। ये अपना सब्र अब खो चुके हैं और आने वाले समय में कोई अनुचित कदम यदि किसी युवा ने उठाया तो उसके लिए राज्य चयन आयोग और वहां तैनात अधिकारी, इसके अलावा सचिवालय में तैनात अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार होंगे। हर बार इन्हें लापरवाही दिखाई जा रही है और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया अधिकारियों की ओर से दिखाया जा रहा है। राज्य चयन आयोग पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हो पाया है। इससे पहले जब वहां हड़ताल पर बैठे थे तो ये कहकर इन्हें टाल दिया गया कि 2 हफ्ते के भीतर ये प्रक्रिया पूरी करके इन्हें नौकरियों का रास्ता दिखाया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया है और अब क्रमिक अनशन पर बैठने की चेतावनी इनकी ओर से दे दी गई है। एक और राहत भरी खबर फिलहाल आपके साथ साझा आज करना चाहेंगे। ये दरअसल एक और उड़ान सेवा यहाँ पर शुरू कर दी गई है। कुल्लू के भुंतर एयरपोर्ट से जयपुर के लिए उड़ान सेवा शुरू हो गई है और आज ये पहली उड़ान थी। तकरीबन इसमें 56 यात्री जयपुर से कुल्लू पहुंचे हैं। कुल्लू से जयपुर ये फ्लाइट जाएगी और फिर जयपुर से कुल्लू भी आएगी। इसमें 21 यात्री कुल्लू से पिंक सिटी जयपुर के लिए उड़े दूसरी बारी में, यानी कि सुबह के समय 56 यात्री जयपुर से कुल्लू आए और फिर जब कुल्लू से जयपुर के लिए फ्लाइट गई तो 21 यात्री गए हैं। जयपुर से भुंतर पहुंचे एलायंस एयर के 72 सीट विमान का एयरपोर्ट में वाटर कैनन से पानी की बौछारें डालकर आज स्वागत किया गया, क्योंकि ये आज पहली ही उड़ान थी और 2500 रुपये इसके लिए किराया तय किया गया है। जयपुर और भुंतर के बीच यह हवाई उड़ान सप्ताह में 2 दिन ही होने वाली है। एलायंस एयर का विमान सोमवार और बुधवार सुबह 8:20 पर जयपुर से उड़ेगा और सुबह 10:15 पर भुंतर में लैंड करने वाला है। ये समय भी इसमें फिलहाल दिया गया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एक सुनहरा मौका दिया जा रहा है उन छात्रों के लिए जो BA, BSc या BCom करना चाह रहे हैं। ये खास तौर पर उन छात्रों को मौका मिलने वाला है जिन्होंने बीच में ही अपनी डिग्री छोड़ दी थी, या यूं कह लीजिए कि UG की कक्षा में एडमिशन ज़रूर ली फर्स्ट ईयर में, लेकिन उसके बाद किसी अन्य कोर्स में चले गए, जैसे कुछ एक JBT करने लग गए थे उस वक्त, और कुछ ऐसे भी छात्र रहते हैं कि मजबूरी के चलते या किसी समस्या के चलते वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। ये 2019 से 20 और 20 से 21 वाले छात्रों को मौका दिया गया है, क्योंकि इसमें अधिकतर वो छात्र थे जो JBT और DLED जैसे अन्य कोर्स करने गए थे, लेकिन अब ये दोबारा से अपना BA, BSc, BCom जैसे कोर्स पूरे कर सकते हैं। 5 साल का समय इन्हें दिया जाएगा और इसके लिए दोबारा इन्हें फॉर्म भरने होंगे। पूरी जानकारी वेबसाइट पर डाल दी गई है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। बिजली बोर्ड के पेंशनर्स नाराज चल रहे हैं। इनका कहना है मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए की है, तुरंत प्रभाव से बिजली बोर्ड पर भी उन्हें लागू किया जाए। फिर चाहे वो बात 4% DA देने की है या क्लास 4 कैटेगरी को 20,000 एरियर देने को लेकर घोषणा की गई है। तीसरी बात इन्होंने ये कही कि 75 वर्ष से ऊपर के जो पेंशनर्स हैं उन्हें एक मुश्त एरियर दे दिया जाएगा। ये घोषणा बिल्कुल बिजली बोर्ड पर भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि घोषणाएं ज़रूर होती हैं लेकिन अन्य विभाग और कॉरपोरेशंस तक ही लागू की जाती है। बिजली बोर्ड को उससे वंचित रहना पड़ता है।
एक शिकायत इनकी ओर से ये भी की गई है कि 1/1/2016 के बाद जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं उसमें 80% पेंशनर ऐसे हैं जिन्हें अभी तक कोई लाभ नहीं दिया गया है। पिछली जयराम सरकार ने भी वादा किया लेकिन वो लाभ नहीं दिए गए, अभी तक ओपीएस तक बहाल नहीं हो पाई है। और दूसरे मुद्दे ये हैं कि डीए एरियर या संशोधित वेतनमान के हिसाब से भी इन्हें अदायगी नहीं हो पाई है, जिस वजह से नाराजगी इन्होंने व्यक्त की है। एक आरोप इन्होंने ये भी लगाया है कि 350 करोड़ रुपए की अदायगी तो अभी उपभोक्ताओं को ही करनी है, और इसमें उपभोक्ता कौन है? कुछ सरकारी विभाग हैं, कुछ उद्योग हैं, कुछ व्यावसायिक संस्थान हैं। तो ये बकाया राशि है 350 करोड़। बिजली बोर्ड को जितना ज़्यादा कमज़ोर वित्तीय स्थिति में दिखाया जा रहा है उतना है नहीं, ये भी यहाँ बिजली बोर्ड के पेंशनर्स की ओर से हवाला दिया जा रहा है। एचआरटीसी पेंशनर्स भी कम नाराज नहीं हैं, लेकिन बिजली बोर्ड पेंशनर्स ने भी यहाँ खरी नाराजगी व्यक्त की है। और इनका कहना है जिस हिसाब से 28 अक्टूबर को वेतन और पेंशन देने का वादा हुआ है वैसा बिजली बोर्ड के लिए भी होना चाहिए, वही बात बिजली बोर्ड पर भी लागू होनी चाहिए। बिजली बोर्ड के पेंशनर्स को और कर्मचारियों को हर बार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐलान हो जाता है, सभी कर्मचारियों को लाभ भी मिल जाता है, लेकिन बिजली बोर्ड के कर्मचारी और पेंशनर दोनों ही उससे वंचित रह रहे हैं। इसी तरह से डीए और एरियर को लेकर ऐलान इन पर भी लागू होना चाहिए। अब होगा या नहीं ये देखेंगे, क्योंकि इस बार सरकार ने जिस हिसाब से ऐलान किया है उसके बाद खुशी की लहर कर्मचारियों में नजर आई है। और तो और कई वर्ग जो सड़कों पर उतरने वाले थे इन्होंने फिलहाल के लिए अपनी स्ट्राइक रोक दी है। जैसे एचआरटीसी कर्मचारियों की बात करें तो हड़ताल पर जाने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने अपना ये फैसला रोक दिया है। इसी तरह से कुछ पेंशनर्स सरकार के साथ वार्ता करना चाह रहे थे लेकिन अभी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बिजली बोर्ड पेंशनर्स भी इन फैसलों का और इन सभी अनाउंसमेंट्स का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं कि क्या बिजली बोर्ड को इस सब का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब देखिए, गिरी खड्ड के सैंपल फेल हो गए हैं। अभी हाल ही में एक मामला सामने आया था, गिरी खड्ड में केमिकल्स मिले हुए थे और जिसके बाद एक सैंपल लिया गया था उस ट्रीटमेंट प्लांट के पीछे का, जो कि एचपीएमसी का ट्रीटमेंट प्लांट है। क्योंकि एचपीएमसी ट्रीटमेंट प्लांट के बैक साइड का जो एरिया था, जब सैंपल वहाँ के पानी का लिया गया तो वो बिल्कुल पास हुआ, और जब एचपीएमसी ट्रीटमेंट प्लांट के आगे का सैंपल लिया गया है जल शक्ति विभाग की ओर से तो वो फेल हो गया है। जिसके बाद ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि एचपीएमसी ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाला वेस्ट लोगों की सेहत के लिए ठीक नहीं है, उसमें केमिकल मिला हुआ है। फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है ट्रीटमेंट प्लांट पर पूरी तरह से, और अभी उससे जो वेस्ट निकल रहा है उसे एक भंडारण में ही वहां जमा किया जा रहा है, बाद में कहीं दूर फेंक दिया जाएगा। सवाल बड़ा ये है कि आखिरकार कब से ये केमिकल वाला पानी लोग वहां पी रहे थे। और अब गिरी खड्ड की बात करें तो ऑल ओवर आधा शिमला इसमें कवर होता है, जिस वजह से चिंता बढ़ जाती है। लेकिन नए सिरे से एचपीएमसी पर यहां कार्रवाई होने वाली है, ये हम इसलिए कह रहे हैं अब सैंपल फेल पाए गए हैं जो कि जल शक्ति विभाग ने लिए हैं। नए सिरे से एचपीएमसी पर कार्रवाई होने वाली है। यही वो एचपीएमसी है जिसकी ओर से दावा किया गया था कि कोई भी केमिकल वाली चीज उनके प्लांट में इस्तेमाल नहीं हो रही है, लेकिन एचपीएमसी ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले वेस्ट में केमिकल पाया गया है और यही केमिकल पानी में मिल रहा था। जब लोगों ने एक सफेद रंग का पदार्थ पानी के ऊपर तैरता हुआ देखा तो उसके बाद कंप्लेंट की गई, और कंप्लेंट के बाद काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा, क्योंकि न जाने कितने लोगों के पेट में यही पानी जा रहा है। अब सवाल कई उठ गए हैं, लोगों के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ बात है, लोगों की सुरक्षा को लेकर यहाँ बात है, और तीसरी सबसे बड़ी जानकारी ये है कि नए सिरे से एचपीएमसी पर अब कार्रवाई की जाएगी। पहले 1 लाख का जुर्माना लगाया गया था प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर से, लेकिन अब नए सिरे से कार्रवाई होने वाली है और यहाँ आम लोग भी काफ़ी ज़्यादा रोष में नज़र आ रहे हैं। अब ये देखिए, बड़ा सवाल है कि जब पहले यानी कि गिरी खड्ड के उस भाग का सैंपल लिया गया जो ट्रीटमेंट प्लांट से पहले वाला एरिया आता है तो वो बिल्कुल पास हुआ है। एचपीएमसी की ओर से क्योंकि दावे कुछ और हो रहे थे और इनके दावे बिल्कुल खोखले निकले हैं और पूरी तरह से गलती इनकी पाई गई है। केमिकल वाला पानी एक तरह से लोगों तक ये पहुँच रहा था और किसकी बदौलत हुआ ये सभी जानते हैं। मिड डे मील वर्कर्स को लेकर नए आदेश जारी किए गए हैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से। मिड डे मील वर्कर्स ये शिकायत कर रहे थे कि इनसे बाकी काम भी लिया जा रहा है, यानी कि गैर ज़रूरी काम इनसे करवाए जा रहे हैं, जैसे कि स्कूलों की सफाई करना या फिर घास कटवाना,
कोई भी स्कूल में छोटा बड़ा इवेंट है उसमें इनसे खाना बनवाया जा रहा था, जबकि ये छात्रों को खाना बनाने के लिए वहां रखे गए हैं। जिसके बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि मिड डे मील वर्कर्स के साथ कोई मनमानी ना की जाए, इनसे कोई दूसरा काम ना करवाया जाए। अगर ऐसा होता है तो स्टाफ के खिलाफ और स्कूल प्रशासन के खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। 22,000 के करीब मिड डे मील वर्कर्स हैं जो कि स्कूलों में तैनात किए गए हैं, लेकिन लगातार इनकी ओर से कोई ना कोई शिकायतें सामने आ रही थी और इस पर कड़ा संज्ञान प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से लिया गया है। आज राज्य सचिवालय में कर्मचारियों की ओर से फिर जनरल हाउस बुलाया गया था। डीए और एरियर के अनाउंसमेंट के बावजूद भी इन्होंने जनरल हाउस बुलाया और इसमें कई बड़ी बातें कह दी हैं। कर्मचारी नेताओं का ये कहना है कि डीए और एरियर को लेकर तो मांग सुनी गई, लेकिन अभी भी बहुत सारी डिमांड्स पेंडिंग है। अभी क्लास 4 कैटेगरी को 20,000 के करीब एरियर देने की बात हुई है और 4% डीए दिया जाएगा, लेकिन बाकी किस्तें रह रही हैं। इसके अलावा अन्य डिमांड्स हैं, जैसे कि सचिवालय में कई पद खाली चल रहे हैं और पोस्ट कोड 962 को लेकर भी आज इन्होंने आवाज़ उठाई है। इसी तरह से सचिवालय स्तर पर कुछ फैसिलिटीज़ ये कर्मचारियों के लिए मांग रहे हैं। इन सभी मांगों को मनवाना है और इसके लिए कर्मचारियों का साथ चाहिए होगा, ये आज कर्मचारी नेता संजीव कुमार की ओर से कहा गया। जनरल हाउस इन्होंने बुलाया था, हालांकि आज कर्मचारियों की वहां उतनी तादाद देखने के लिए नहीं मिली है जितनी आंदोलन के वक्त या जिस वक्त ही अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे थे उस वक्त देखने के लिए मिली थी। और आज कर्मचारी नेताओं की ओर से कुछ शब्द ऐसे भी कहे गए हैं कि खुशी है उन्हें इस बात की सरकार ने उनकी मांगों पर गौर किया है, लेकिन आने वाले समय में बाकी डिमांड्स भी पूरी करनी होगी। प्रिविलेज मोशन जो कर्मचारी नेताओं के लिए जारी किए गए हैं उसे वापस लिया जाए, इस मांग को रखते हुए भी आज ये नजर आए हैं। साथ ही साथ बड़ी डिमांड देखिए क्या रखी गई है कि जैसे एनपीएस के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को राहत दी गई है डीए के लिए कि सेंटर के बराबर ही उन्हें यहाँ पर डीए दिया जाएगा ताकि उनकी पेंशन पर कोई असर ना पड़े। यहाँ बाकी कर्मचारियों को यानी कि जो ओपीएस के दायरे में आते हैं उन्हें भी ये सुविधा दी जाए, उन्हें भी सेंटर के बराबर ही महंगाई भत्ता मिलना चाहिए ताकि उनकी पेंशन पर भी कोई असर ना पड़े। यानी कि सेंटर में जो अनाउंसमेंट होगी डीए के लिए उसे यहाँ भी लागू किया जाए। सीधे तौर पर संजीव कुमार ने ये शब्द आज कहे हैं। बड़ी और नई डिमांड एक और सामने आ गई है जो कि डीए को लेकर इन्होंने उठाई है। और बड़ी जानकारी ये है कि अनुबंध कर्मियों पर भी आवाज़ उठी है। वो कर्मचारी जिनका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म हो गया है या खत्म होने वाला है और उम्मीद लगाकर बैठे थे कि सितंबर में उन्हें रेगुलर कर दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, व्यवस्था बदल दी गई है, साल में एक ही बार रेगुलर होंगे। तो ऐसे कर्मचारियों को या तो एक मुश्त छूट दे दी जाए, ये आज कर्मचारी नेताओं ने कहा है जनरल हाउस को संबोधित करते हुए। और अगर एक मुश्त छूट नहीं देनी है तो दोबारा से पहले की तरह व्यवस्था की जाए, साल में जब 2 बार कर्मचारी रेगुलर हुआ करते थे। मुख्यमंत्री सुक्खू 1 दफा नहीं बल्कि 3 दफा इससे पहले ये स्पष्ट कर चुके हैं, फैसला वापस नहीं लिया जाएगा, इस व्यवस्था में बदलाव नहीं होगा, साल में एक ही बार कर्मचारी रेगुलर होंगे। लेकिन अब ये एक मुश्त छूट देने वाली बात कितना ज़्यादा असर करती है ये देखना रोचक रहने वाला है, क्योंकि अभी जो सिनेरियो चल रहा है हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी डिमांड्स कर्मचारियों की पूरी होती हुई नजर आ रही है। दिल खोलकर मुख्यमंत्री की ओर से अदायगी की जा रही है। जो मसले पिछले 8 से 10 सालों से भी लटके हुए थे उन्हें भी सुलझाने की कोशिश यहाँ सरकार की ओर से की जा रही है। दूसरी बात, आउटसोर्स और करुणामूलक नौकरी पर भी देखिए कर्मचारी नेताओं ने कही है कि इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी डीए एरियर को लेकर काफ़ी हद तक डिमांड पूरी हुई है, लेकिन आने वाले समय में ये करुणामूलकों के लिए, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए और वो कर्मचारी जो अपना कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा कर चुके हैं, रेगुलर होने की उम्मीद देख रहे हैं, उनके लिए आवाज़ तेज करने वाले हैं। इसके लिए जल्दी ही अगली रणनीति तैयार करेंगे, ये संकेत भी आज कर्मचारी नेताओं की ओर से दिए गए हैं। लेकिन इस सबके बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा फैसला देखिए क्या है। अधिकारियों को इन्होंने अम्ब्रेला एक्ट बनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। पानी से जुड़े जितने भी कानून हैं उन सभी को जोड़कर ये एक्ट बनाया जाएगा, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। दरअसल मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट तौर पर अधिकारियों के पास बात रखी है कि हिमाचल की संपदा को किसी को भी लूटने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर वैसे ही काफ़ी सीमित संसाधन हैं और वो हिमाचल के लोगों के लिए ही इस्तेमाल होने चाहिए, इसीलिए हिमाचल की संपदा को लूटने नहीं दिया जाएगा। हिमाचल के हित के लिए जो भी प्रयास किए जा सकते हैं उसके लिए हर संभव
संभव प्रयास किया जाएगा। और तीसरी बात इन्होंने ये भी कही कि अभी अदालतों में जो मामले चल रहे हैं मजबूती से वहां भी पैरवी की जाएगी। सभी जानते हैं वाटर सेस अभी सरकार की ओर से लगाया गया था, हाई कोर्ट ने असंवैधानिक उसे करार कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी धीमी गति से ये मामला चल रहा है, जिसके बाद नया कानून अब सरकार बनाने की सोच रही है। अम्ब्रेला एक्ट बनाने के लिए कह दिया गया है अधिकारियों को, पानी से जुड़े जितने भी कानून हैं उस पर अध्ययन किया जाएगा और फिर जाकर ये अम्ब्रेला एक्ट बनने वाला है। क्योंकि ये देखिए जो फिलहाल बिजली परियोजनाएं थी उन पर वाटर सेस लगाया गया था, लेकिन एक तरह से हाई कोर्ट में मामला हार गए, सुप्रीम कोर्ट में धीमी गति से ये पूरा केस चल रहा है और अब सरकार सोच विचार कर रही है कि कैसे अदालतों में मजबूती से पैरवी की जाए, हिमाचल हित के लिए कौन से बड़े प्रयास किए जा सकते हैं और ऐसा कौन सा कानून हो सकता है जिसमें आने वाले समय में कोई गलती ना निकाली जाए और कोर्ट कचहरी के मामले में वो एक्ट लटके ना। मुख्यमंत्री सुक्खू 4 दिन अब शिमला से बाहर रहने वाले हैं। 17 अक्टूबर को शिमला से जोगिंद्रनगर जाएंगे और जोगिंद्रनगर मेले में शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा रेस्ट हाउस में वो रात को रुकेंगे, फिर 18 अक्टूबर को हेलीकॉप्टर के माध्यम से भुंतर एयरपोर्ट उतरेंगे और वहाँ कुल्लू जिला के दौरे के दौरान दशहरे उत्सव में भी अपनी भागीदारी दिखाने वाले हैं। फिर 19 अक्टूबर को दोपहर बाद मुख्यमंत्री भुंतर एयरपोर्ट से NIT हेलीपैड हमीरपुर में हेलीकॉप्टर में के माध्यम से आएंगे। अपने गृह जिला में कई कार्यक्रम इस दौरान मुख्यमंत्री संबोधित करने वाले हैं। बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जहां जनता को भी संबोधित करेंगे और 20 अक्टूबर को भी CM सुक्खू हमीरपुर में ही होंगे। दोपहर बाद 3:30 बजे फिर शिमला पहुंचने वाले हैं। ये अगले 4 दिन का जो दौरा रहने वाला है मुख्यमंत्री का, उससे जुड़ी जानकारी हमने आपको दी है। क्या आप जानते हैं वन मित्र भर्ती को लेकर भी अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा नाराज चल रहे हैं। 903 और 939 वाले अभ्यर्थी तो परेशान है ही, क्रमिक अनशन को लेकर चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन वन मित्र भर्ती वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि ये जो 10 मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला था अब इसके बदले अलग व्यवस्था होने जा रही है, लेकिन सरकार कोई भी फैसला आगे नहीं ले रही है। ये उम्मीद जता रहे हैं कि जो अभी आने वाले दिनों में कैबिनेट बैठक होने वाली है इसमें ज़रूर ये मामला लाया जाए और ये जो 10 मार्क्स का इंटरव्यू था इसके बदले क्या प्रावधान होगा इसके लिए जल्द निर्णय हो, क्योंकि काफी ज्यादा समय लग रहा है। कुछ एक अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंच गए थे जिन्होंने इस बात को लेकर चुनौती दी थी कि इंटरव्यू इस पूरी भर्ती में कंडक्ट नहीं होना चाहिए, अप्रोच सिस्टम एक तरह से बढ़ जाएगा, जिसके बाद इंटरव्यू पर रोक लगा दी गई है। लेकिन अब अगर साक्षात्कार नहीं होगा तो इसकी जगह क्या किया जा सकता है, सरकार सोच विचार कर रही है। लेकिन दिन बीत रहे हैं इसलिए अभ्यर्थियों का कहना है कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय होना चाहिए। ये भी आज सचिवालय के चक्कर काटते हुए नजर आए हैं। अगली बात चुनावों से जुड़ी करना चाहेंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन की ओर से अनाउंसमेंट हो गई है चुनावों के लिए। विधानसभा चुनाव जो कि महाराष्ट्र में होंगे 20 नवंबर को चुनाव होगा, 23 नवंबर को परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। इसी तरह से झारखंड में विधानसभा चुनाव होंगे 2 चरणों में, एक 13 नवंबर को, दूसरा 20 नवंबर को और यहाँ भी 23 नवंबर को फिर चुनावी परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।